नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रूपक अलंकार की परिभाषा तथा उसका उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। रूपक अलंकार जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से 90% यह अलंकार अवश्य पूछा गया है, चाहे वह परिभाषा के रूप में पूछा गया हो, चाहे वह उदाहरण के माध्यम से इस अलंकार को पूछा गया है। रूपक अलंकार ऐसा अलंकार है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे, जो समस्त बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये अलंकार उनके सिलेबस में है और परीक्षा में ज़रूर आता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जब भी देखें शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपका रूपक अलंकार एकदम आपको समझ में आ जाए। आइए हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यह भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार कहते हैं उसे जो काव्य में अर्थ के माध्यम से अलंकार का प्रकट होना या उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं अर्थालंकार। आइए देखते हैं। रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, पर उपमान जिससे तुलना की जाए, का अभेद कोई भेद न मानते हुए आरोप कर दिया जाता है। इसमें उपमेय और उपमान को भिन्न न मानकर एक रूप मान लिया जाता है। यानी कहने मतलब है, रूपक अलंकार में जो उपमेय और जो उपमान होता है उनमें भेद न मानते हुए एक मान लिया जाता है, बल्कि और आप देखेंगे उपमा अलंकार में आपने पढ़ा होगा कि दोनों में तुलना की जाती, दोनों भिन्न होते हैं, और प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, यानी दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। उपमेय आपको ने बताया जिसकी तुलना की जाती है, उपमान उसे बोलते हैं जिससे की जाती है। यहाँ पर उपमेय उपमान में भेद नहीं रह जाता, बल्कि दोनों एक रूप हो जाते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। फिर से देखिए परिभाषा। रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें उपमेय, मैंने कोष्टक लिख दिया है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया। पर उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए, का अभेद का अर्थ में लिख दिया है कोई भेद न मानते हुए आरोप कर दिया जाता है। इसमें उपमेय और उपमान को भिन्न न मानकर एक रूप मान लिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। रूपक अलंकार की एक ये पहचान है कि वाक्य के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अधिकांशतः 100% नहीं, लेकिन 90% जो है, अगर रूपक अलंकार आपको पहचानना हो वाक्यों में, तो 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है, वो रूपक अलंकार माना जाता है। जैसे देखिए, चंद्र खिलौना के बीच में ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, पहले देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, ये है सूरदास की लाइन। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं कि आंगन में खेल रहे होते हैं, तो उनकी निगाह जो है चंद्रमा पर जाती है। कहते हैं मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, हे मैया मैं चंद खिलौना लूँगा। ये नहीं कहा जाता चंद्रमा के समान खिलौना लूँगा। अगर कहा जाता चंद्रमा के समान खिलौना लूँगा तो उपमा अलंकार हो जाता है। यह कहा जाता है चंद्रमा जैसा खिलौना लूँगा तो प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि मैं चंद्रमा खिलौना लूँगा, यानी यहाँ पर जो है चंद्र और खिलौना जो उपमेय और उपमान हैं, दोनों में भेद नहीं रह गया, दोनों को एक मान लिया गया है।
तो कह रहे मैया मैं तो चंद खिलौना लइयों। यशोदा माता से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे मैया मैं तो चंद्रमा खिलौना लूँगा, चंद्रमा खिलौना लूँगा। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पर भेद नहीं है बल्कि एक मान लिया गया उपमान को। दूसरा देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये देखिए योजक चिन्ह यहाँ पर भी है, ये इसकी पहचान है रूपक अलंकार की। ये जो लाइन है वो मीराबाई की है, ये भक्ति काल की कवि हैं, ये भी भक्ति काल कवि हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मुझे राम रत्न रूपी धन मिल गया है, यानी राम रत्न धन मिल गया, या नहीं करें राम रत्न जैसा धन मिल गया, नहीं राम रतन धन मिल गया है, यानी उपमेय उपमान में भेद मिट गया है, दोनों एक हो गए हैं। तो राम रतन धन, धन राम रतन क्या हो गया, उपमेय आ गया, ये धन क्या है, उपमान। यानी कहा जा रहा है कि मीराबाई कह रहे हैं कि मुझे तो राम रतन धन मिल गया है। ठीक, फिर तीसरा देखिए, चरण कमल बंदव हर्राई। ये भी जो है सूरदास जी की पंक्ति है, ये जानना भी जरूरी होता है कि किसकी पंक्ति क्या है। चरण कमल बंदव हर्राई, देखिए यहाँ पर भी देखिए दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है, ये रूपक अलंकार की पहचान है। लेकिन मैं बाबा कह रहा हूँ 100% नहीं, लेकिन 90% इसके रूपक अलंकार के उदाहरणों में आपको दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह जरूर मिलेंगे। तो चरण कमल बंदव हर्राई, तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ, चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। ये नहीं कह रहे मैं चरण के समान कमल, ऐसा नहीं कह रहे, मैं चरण कमल, यानी उपमेय और उपमान में भेद खत्म हो गया है, यहाँ तुलना नहीं हो रही बल्कि एक बना दिया गया है, एक रूप हो गया है। तो चरण कमल बंदव हर्राई, तो यहाँ पर चढ़ कर रहे हैं चरण कमल की वंदना करता हूँ, चरण कमल की वंदना करता हूँ, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। चौथा देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये लाइन जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी व्याख्या भी आती है, विशेषकर पीसीएस या आईएएस के सिलेबस में ये गीत रखा गया है। कह रहे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, तारा घट में भी रूपक अलंकार है और यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। कह रहे हैं अंबर यानी जो रात बीत गई है और सुबह होने का वर्णन इसमें किया गया है, रात बीत चुकी है और सुबह होने वाली है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अंबर पनघट में कह रहे हैं कि अंबर रूपी कुएं में, अंबर मतलब होता है आकाश और पनघट मतलब होता है कुआं। कह रहे हैं अंबर कुएं में, एकदम सिंपल सा, अंबर कुएं में डुबो रही तारा घट, यानी तारे रूपी घड़े को, तारे रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा मतलब होता है सूर्य, नागरी मतलब चतुर स्त्री, चतुर स्त्री जो है यानी उषा रूपी जो चतुर स्त्री है वो तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, यानी रात बीत रही है और सूर्य जो है निकलने वाले प्रातःकाल होने वाला, ऐसे इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अंबर पनघट में उपमेय उपमान में एक रूप कर दिया गया, भिन्नता खत्म कर दी गई है। तारा घट में एक रूप कर दिया गया, भिन्नता खत्म हो गई है। उषा नागरी में उपमेय उपमान की जो भेद होता है वो भेद खत्म करके अभेद कर दिया, यानी इसमें एक रूप कर दिया गया है। इस तरह से ये जो है आपके रूपक अलंकार हैं। मैं आपसे पुनः कहता हूँ कि रूपक अलंकार जो है ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, यह चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे जीआईसी हो, या जो हमारे बोर्ड के विद्यार्थी हैं 9 से लेकर 12 तक जो बच्चे हैं, चाहे जिस बोर्ड से हों, उनके सिलेबस में रूपक अलंकार जरूर होता है और परीक्षा में यह अलंकार अवश्य पूछा जाता है, ये 100% जान लीजिए आप। तो ये रूपक अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। मैं जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, ये 3 अलंकार ऐसे हैं जो परीक्षाओं में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए रूपक अलंकार, ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए का अभेद यानी कोई भेद ना मानते हुए आरोप कर दिया जाता है। इसमें उपमेय
और उपमान को भिन्न ना मानकर एक रूप मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए नंबर 1, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। ये सूरदास की पंक्ति है। यहाँ पर चंद्रमा और खिलौना को एक बना दिया गया, यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया से मैं चंद्रमा खिलौना लूँगा। और आप देख रहे हैं कि हर शब्द के बीच में योजक चिन्ह है, ये रूपक अलंकार की पहचान है। दूसरा देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए यहाँ पर भी है, तो मेरा भाई कहते हैं मुझे राम रतन धन मिल गया है। तीसरा देखिए, चरण कमल बंधव हर्राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं चरण कमल की वंदना करता हूँ। चौथा देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा गटू सनागरी। जो शंकर प्रसाद की लाइन है, ये कह रहे हैं कि जो चतुर स्त्री है, उषा रूपी चतुर स्त्री जो है, वह तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही, यानी रात बीतने को है और सूर्य निकल रहा है, यानी प्रातःकाल होने का समय आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि रूपक अलंकार आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि जब भी वीडियो देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको कोई भी अलंकार हो या कोई भी चैप्टर हो या कोई भी अध्याय हो, तभी वो आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। मैं जल्द लौटता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।